अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको पढ़ेंगे। सिंपल हम उनकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में इन्फोर्समेंट ऑफिसर के, ऑडिट ऑफिसर के, इसके अलावा आपके म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस, इनका पेपर जो है वो स्केड्यूल हो गया है 6 और 7 जून 2026 को। इन तीनों एग्ज़ाम्स के MCQs बेस्ड पेपर में जॉब रिलेटेड MCQs लाजमी आएंगे। इन्फोर्समेंट ऑफिसर में 50%, ऑडिट ऑफिसर में 80% और म्यूनसिपल ऑफिसर में 100%। अब जो जॉब रिलेटेड MCQs हैं उनमें 3-4 पोर्शंस हैं। अकाउंटिंग, फाइनेंस और ऑडिट का पोर्शन है। अकाउंटिंग से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारे पास बिजनेस एंटिटी, द कंसेप्चुअल बाउंड्री दैट सेपरेट्स द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस फ्रॉम द पर्सनल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स ओनर्स। बिजनेस एंटिटी वो कंसेप्ट है जिसमें एक इंडिविजुअल के जो पर्सनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको अलग रखा जाता है बिजनेस एक्टिविटीज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ एन ओनर बाइज अ कार फॉर पर्सनल यूज़, it is not recorded in the business books. If they buy a delivery van for the business, it is recorded. ठीक हो गया। एक इंडिविजुअल है, वो बिज़नेस भी रन कर रहा है, लेकिन उसने एक कार बाय की है, वो उसने बिज़नेस के लिए नहीं की, अपने पर्सनल यूजेज के लिए की है, इसलिए उस कार को बिज़नेस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अगर उसने वही कार बिज़नेस के इस्तेमाल के लिए बाय की होती तो उसको बिज़नेस बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता। सो बिज़नेस एंटिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि इंडिविजुअल की जो पर्सनल एक्टिविटीज़ होती हैं और जो बिज़नेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है ट्रांजैक्शन का, एनी फाइनेंशियल इवेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू एंड डायरेक्टली चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ट्रांजैक्शन सिंपल वर्ड्स में ये है, कोई भी चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ख़रीदी है, उसके बदले में आपने क्या किया है, पे किया होगा, तो वो आपके पास ट्रांजैक्शन है। या कस्टमर ने आपसे कुछ ख़रीदा है और आपने कैश रिसीव किया है उसके बदले में, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है जिसे आप अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में इसे क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। उसके बाद है कैपिटल और इक्विटी, the total amount of money, goods or assets invested into the business by its owner to start or expand operations. It represents the owner's residual claim on the business assets. एक पर्सन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अली नाम है उसका, उसने अपना नया बिज़नेस स्टार्ट किया है। अब उस बिज़नेस में उसने अपनी पर्सनल सेविंग्स में से अपने पास से कुछ पैसे जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल $50,000। सो ये जो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट है इसे क्या कहते हैं, इक्विटी, ओनर्स इक्विटी, और इसको इक्विटी के अलावा कैपिटल भी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एसेट्स, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ बिजनेस दैट पोजेस measurable value and are expected to generate future economic benefits. एसेट्स क्या होते हैं, ये आपके पास रिसोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू आपका बिजनेस चल रहा होता है। एसेट्स में आगे इंटेंजिबल एसेट्स भी आते हैं और टेंजिबल एसेट्स भी आ जाते हैं। एग्जांपल अगर हम लें तो इसमें जो मशीनरी है, कैश, डिलीवरी ट्रक्स, ऑफिस बिल्डिंग, ये सारे आपके पास क्या हैं, एसेट्स हैं और इनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। उसके बाद लायबिलिटीज़ हैं, दी फाइनेंशियल डेट्स, obligations or legal claims that a business owes to outside partners, creditors arising from past transactions. Liabilities सिंपल वर्ड्स में आपका ये कर्ज होता है जो आपने पे करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, a $20,000 बैंक लोन टेकन आउट टू परचेज इक्विपमेंट और एन अनपेड यूटिलिटी बिल। आपने
$20,000 का बैंक से लोन लिया है तो ये क्या है, लाइबिलिटी है। अब वो जिस भी पर्पज़ के लिए लिया हो, लेकिन वो आपने बिज़नेस के पर्पज़ के लिए लिया होना चाहिए। कोई आपने इक्विपमेंट परचेज़ करना है या यूटिलिटी बिल आपका अभी तक अनपेड है, उसको पे करने के लिए लिया है, तो वो आपके पास क्या है, लाइबिलिटी है, कर्ज़ है जो आपने पे करना है। नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। The fundamental formula that serves as the foundation of all double entry accounting, stating that a company's total assets must always equal the sum of its liabilities and equity. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, यह आपने याद रखनी है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। टोटल जो एसेट्स होते हैं आपकी कंपनी के, वो किसके इक्वल होते हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं प्लस जो ओनर की इक्विटी है। For example, if a business has $100,000 in assets and owes $40,000 to the bank, the owner's equity must be $60,000. अब इसको अगर आप इक्वेशन की फॉर्म में इन वैल्यूज़ को लिखें तो एसेट्स की जगह क्या वैल्यू आएगी, बिज़नेस के पास टोटल एसेट्स कितने हैं, $100,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ कितनी है, बैंक से उसने लोन लिया है $40,000 का, तो ये क्या है, लाइबिलिटी है जो उसने वापस भी करनी है $40,000 प्लस ओनर्स इक्विटी क्या है, जो उसने अपने पास से अपनी सेविंग्स से इन्वेस्ट किया है बिजनेस में $60,000। इसको जब आप ऐड करें तो ये दोनों साइड पे कितना हो जाएगा, $100,000। इसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। लॉन्ग टर्म टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स एक्वायर्ड फॉर यूज़ विद इन बिजनेस ऑपरेशंस रादर देन फॉर डायरेक्ट रीसेल, एक्सपेक्टेड टू यील्ड यूटिलिटी फॉर मोर देन 1 ईयर। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें आप फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं, और ये आप रीसेल के लिए नहीं होते, आपके अपने परमानेंट, यूँ समझ लें कि जैसे परमानेंट यूज़ के लिए हैं। जब तक आपका बिज़नेस चलता रहेगा वो एसेट आपके साथ ही रहते हैं और आप उन्हें किसी को सेल नहीं करते, लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके पास रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक कंपनी चला रहे हैं तो जिस लैंड पर वो कंपनी है वो आपके पास फिक्स्ड एसेट है, जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है या स्टाफ के पास जो कंप्यूटर्स हैं वो फिक्स्ड एसेट्स हैं। इनमें से किसी चीज़ को भी आप सेल नहीं करेंगे क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपके बिज़नेस को चलाने के लिए हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हैं, जब तक आपकी कंपनी या आपका बिज़नेस जो है वो चलता रहेगा। उसके बाद करंट एसेट्स हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स दैट आर आइदर कैश एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कंज्यूम्ड within 1 year or 1 operating cycle. For example, cash on hand, inventory waiting to be sold and account receivable. ये शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं जो कुछ टाइम बाद या किसी और वैल्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके हाथ में जो कैश है, हो सकता है आपने उससे आगे कोई परचेज़ करनी है या बिज़नेस के किसी और काम के लिए उसको यूटिलाइज़ करना है, तो वो आपके पास शॉर्ट टर्म एसेट होगा। या कोई इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है, उसे आपने सोल्ड करना है, तो वो भी करंट एसेट है। इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल्स, कैश आपके हाथ में आना है, अभी तक आपके हाथ में आया नहीं है, तो वो भी करंट एसेट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इनटेंजिबल एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट पोजेस इकोनॉमिक वैल्यू बट लैक फिजिकल और मटेरियल सब्सटेंस। इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं ये भी लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, इनकी भी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है लेकिन कोई फिज़िकल प्रेजेंस नहीं होती। इनटेंजिबल का मतलब होता है टच ना कर सकना, कोई फिज़िकल अपीयरेंस जिस चीज़ की नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी के पेटेंट्स हो गए, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, ट्रेडमार्क्स एंड ब्रांड गुडविल। कंपनी जो एक पेटेंट ख़रीदती है वो एक लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए है या 2 साल के लिए है, और उसकी कोई फिज़िकल अपीयरेंस नहीं होती है। ये एक सर्विस है जो बाय की जाती है। इसी तरह से सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस हैं, आपके पास ट्रेडमार्क है या ब्रांड की जो गुडविल है, ये सारे आपके पास एसेट्स हैं और इनटेंजिबल एसेट्स हैं।
इन सब की अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन ये फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं होते। जिस तरह से आपके पास एक कंपनी की जो बिल्डिंग होती है, जो लैंड है उसकी, उसमें पड़ी हुई जो मशीनरी है, इन्वेंट्री वगैरह, वो फ़िज़िकल फॉर्म में मौजूद होते हैं, उन्हें आप टच कर सकते हैं। लेकिन जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं उनकी भी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन उन्हें आप टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एंड डेट्स दैट अ बिजनेस इज़ लीगली बाउंड टू रीपे आफ्टर अ पीरियड लॉन्गर देन 1 ईयर। ये तो बिल्कुल नाम से ही ज़ाहिर है। लायबिलिटीज़ हमने पहले पढ़ लिया है कि ये एक तरह का कर्ज़ होता है जो बिज़नेस ने चुकाना होता है, वापस करना होता है। सो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ का मतलब ये है कि वो कर्ज़ जो बिज़नेस लीगली बाउंड होता है कि उसने पे करनी है आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल के बाद उसने लाजमी उनको पे करना है। नेक्स्ट जो है वो करंट लायबिलिटीज़ हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस दैट अ बिजनेस एक्सपेक्ट्स टू सेटल और पे ऑफ विद इन अ सिंगल ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल। करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ हैं जो 1 साल के अंदर अंदर के अरसे में पे करनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉयज़ को जो वेजेस वगैरह देनी हैं, तो वो करंट लायबिलिटीज़ हैं। उनको आप अगले साल पर या 2-3 साल बाद पर नहीं छोड़ सकते, बल्कि उसी साल के अंदर अंदर आपने उनको कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट रेवेन्यू है और टर्नओवर, द टोटल ग्रॉस इनफ्लो ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यूजुअली कैश और रिसीवेबल्स अर्न बाय अ बिजनेस थ्रू सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। एक बिज़नेस को इकोनॉमिकली जो बेनिफिट आ रहा होता है वैल्यू की फॉर्म में, उसे रेवेन्यू कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बुक स्टोर है, उसने रिसीव किया है $1200 फ्रॉम कस्टमर्स बाइंग बुक्स ओवर दी वीकेंड। तो ये $1200 क्या है, उसके पास रेवेन्यू है। बुक स्टोर है, उससे कस्टमर्स ने बुक्स ख़रीदी हैं और उसके बदले में उसके पास कितना कैश आया है, $1200, तो ये उसके पास रेवेन्यू है। नेक्स्ट एक्सपेंसेस हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले से पता है, डेली लाइफ में आप उनको देखते भी हैं, बस अकाउंटिंग की टर्म्स में उनको क्या कहते हैं उनसे फेमिलियर होने के लिए, या अगर आपको पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो दोबारा से आप उन टर्मिनोलॉजीज़ को रिवाइज़ कर लें, इसलिए आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए रखा गया है। नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंसेस की। दी ऑपरेशनल कॉस्ट्स, outflows or consumption of assets incurred by a business in the process of generating revenue, तो वो क्या है, एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जहाँ पर कंपनी खड़ी की हुई है वो जगह आपकी नहीं है, आपने उसको किराए पर लिया हुआ है, तो उसका रेंट भी पे करना होगा। वो जो रेंट आप पे कर रहे हैं वो क्या है, एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स वगैरह जो आप पे कर रहे हैं वो क्या है, एक्सपेंस है। एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी दे रहे हैं वो क्या है, वो भी एक्सपेंस है। नेक्स्ट परचेजेस, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, मर्चेंडाइज और रॉ मटेरियल्स एक्वायर्ड बाय अ ट्रेडिंग बिजनेस स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और प्रोडक्शन। परचेज किसे कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में, या तो आपने किसी से कुछ ख़रीदा है, कंप्यूटर्स का स्टॉक ही आपने बाय किया है, तो ये क्या है, परचेज है। या आपका क्लोथ्स का बिज़नेस है और एक क्लोथिंग बुटीक ने आपसे 200 जैकेट्स जो हैं वो बाय की हैं अपने लिए, ताकि वो दोबारा से उनको रीसेल कर सके, तो ये भी क्या है, ये एक परचेज है। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स, द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड स्पेसिफिकली फ्रॉम सेलिंग इन्वेंट्री और मर्चेंडाइज टू कस्टमर्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। एक गिवन पीरियड के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिटेलर की जो इन्वेंट्री सेल हुई है उससे क्या कहेंगे कि टोटल इतनी सेल्स हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाते हैं एक रिटेलर शॉप पर और वहाँ से 50 स्मार्टफ़ोन ख़रीदते हैं और उसके बदले में आप पे करते हैं $25,000, तो उस रिटेलर शॉप की ये सेल हो रही है और उसका जो टोटल सेल्स रेवेन्यू आ रहा है वो कितना है, $25,000 50 यूनिट्स के लिए। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शॉप है, उसने क्या किया है कि एक शर्ट बाय की है, कितनी की, $15 की, और फिर उसको
रीसेल किया है कितने में, $25 में, यानी कि उसको बढ़ाकर सेल किया है। अब यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो क्या है, 15 है। जितने पे उसने वो गुड ख़रीदी थी उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और दोबारा उसने वैल्यू बढ़ाकर रीसेल किया है उसको। सो रीसेल करने से पहले जितने में उसने ख़रीदी थी उसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है ग्रॉस प्रॉफिट, दी सरप्लस रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम टोटल सेल्स रेवेन्यू बिफोर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर टेकन इनटू अकाउंट। उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, जितनी आपकी सेल्स हुई हैं उसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ पर सपोज़ कर लेते हैं कि आपने, पिछली एग्जांपल को हम लेकर चलते हैं, 5 शर्ट्स आपने ली हैं 10,000 में, पाँच शर्ट्स आपने ली हैं कितने में, 6,000 में, और उनको दोबारा से रीसेल किया है 10,000 में। तो आपके पास अब यहाँ पर सेल्स कितनी है, जो टोटल आपके पास सेल्स रेवेन्यू आ रहा है वो कितना है 10,000, उसमें से माइनस कर दें ये जो 6,000 है कॉस्ट ऑफ गुड्स रेवेन्यू, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट, द एक्चुअल प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, टैक्सेस, लॉसेस हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम टोटल रेवेन्यू। नेट प्रॉफिट वो होता है जिसमें से आप तमाम अपने जो एक्सपेंसेस होते हैं, कोई इंटरेस्ट है, टैक्सेस हैं, लॉसेस वगैरह हैं, एम्प्लॉयज़ को वेजेस देने हैं, किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस है, तो उसे आप जो आपके पास टोटल रेवेन्यू होता है उसमें से माइनस कर दें, तो पीछे आपके पास जो एक्चुअल प्रॉफिट बच जाता है उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला था 10,000 में से माइनस करके 6,000, तो हमारे पास आंसर आया था 4,000। अब ये आपके पास नेट प्रॉफिट नहीं है, इसमें से अभी आपने एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करने हैं। जब आप टोटल रेवेन्यू से माइनस कर देते हैं अपने तमाम एक्सपेंसेस, उसके बाद आपके पास नेट प्रॉफिट निकलता है। सपोज़ कर लें कि 4,000 आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया है। अब जो टोटल एक्सपेंसेस आपने कैलकुलेट किए हैं वो आपके पास बन रहे हैं $1,000। सो $4,000 में से आप माइनस कर दें $1,000, तो $3,000 फिर आपके पास पीछे बच जाता है नेट प्रॉफिट। इसे आप नेट प्रॉफिट कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है डेटर्स अकाउंट रिसीवेबल, individuals, clients or businesses who owe money to the company because they purchased goods or services on credit terms। अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं जो पैसा आपके पास आना होता है कैश की फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई इन्वेंट्री जो है वो सेल की है, लैपटॉप्स का स्टॉक आपके पास पड़ा था जिसमें से आपने 50 लैपटॉप्स सेल किए हैं एक कंपनी को, जिसके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है कि वो अगले एक मंथ में 50 लैपटॉप्स की पेमेंट आपको करेंगे। सो उन 50 लैपटॉप्स की फॉर एग्ज़ाम्पल $50,000 पेमेंट है, तो वो क्या है आपके लिए अकाउंट रिसीवेबल है, क्योंकि वो पैसा आपके पास आना है और उस पैसे के बदले में आपने इन्वेंट्री बेची है। उसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट पेएबल, सप्लायर्स और वेंडर्स टू होम अ बिजनेस ओज मनी बिकॉज इट परचेज इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल और सर्विस ऑन क्रेडिट टर्म्स। आपने अपने बिज़नेस के लिए कुछ ख़रीदा है, कोई रॉ मटेरियल ख़रीदा है और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपने उसकी पेमेंट करनी है, तो उसे क्या कहेंगे अकाउंट पेएबल। नेक्स्ट क्या है स्टॉक और इन्वेंट्री, द रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस आइटम्स और फिनिश्ड गुड्स हेल्ड बाय द बिजनेस दैट आर रेडी और इंटेंडेड फॉर सेल टू द कस्टमर्स। स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं कोई भी जो रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है जिसे आप बेचना चाहते हैं, या
कोई भी गुड्स और आइटम्स जो अभी तक प्रोग्रेस में हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी उस पर काम चल रहा है, वो भी आपके पास इन्वेंट्री है। या कोई फिनिश्ड गुड्स हैं जो आपने सेल करने के लिए रखी हुई हैं, तो वो भी आपके पास इन्वेंट्री है, जिसमें कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, आपके पास स्टेशनरी की चीज़ें हो सकती हैं, फर्नीचर हो सकता है, एनीथिंग। उसके बाद नेक्स्ट है ड्राइंग्स, द विथड्रॉल ऑफ कैश, इन्वेंट्री और अदर बिजनेस एसेट्स बाय द ओनर फॉर देयर पर्सनल नॉन बिजनेस यूज़ विच रिड्यूसेस टोटल ओनर्स इक्विटी। ड्राइंग्स कहते हैं बिजनेस का जो ओनर है, अगर उसने विथड्रॉ किया है कैश या इन्वेंट्री ली है बिज़नेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बिज़नेस के काम के लिए नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, तो उसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल होगी? ड्राइंग। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रोसरी स्टोर है जिसने क्या किया है, $200 विथड्रॉ किया है, और ये उसने बिज़नेस के किसी काम के लिए नहीं बल्कि अपने चाइल्ड की फ़ी पे करने के लिए या ट्रिप वगैरह के लिए विथड्रॉ किया है, तो उसको ड्राइंग कहेंगे। नेक्स्ट जो है वो डेप्रिसिएशन है, द सिस्टमेटिक एंड रेशनल एलोकेशन ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ड्यू टू वियर टियर एंड ऑब्सोलेसेंस। डेप्रिसिएशन सिंपली कहते हैं वैल्यू में कमी आने को। एक एसेट है, फॉर एग्जांपल मशीनरी है जो आपने ख़रीदी है कि ये अगले 10 से 20 साल तक चलेगी, अब वो यूजेज की वजह से भी वो ख़राब होती जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक चीज़ आप ख़रीदते हैं और उसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो अपने ओरिजिनल हालत में नहीं रहती है और टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू में कमी आती जाती है। एक मशीन या एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, एक कार या एक ट्रक जो बाइक किया है स्टार्टिंग में आपने $30 से 40,000 का, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी जो स्टार्ट में जब आपने बाय किया था तो उसकी वैल्यू थी, क्योंकि आपने उसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल किया है। उसकी वजह से भी हो सकता है कि उसकी वैल्यू में कमी आई हो, और अगर आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, वो वैसे ही कहीं पर पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी जगह पर कंपेटिटर्स की तरफ से भी कोई उससे बेहतर आइटम जो है मार्केट में जब आता है तो भी उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन होती है, कमी आती है। सो डेप्रिसिएशन कहते हैं सिंपली वैल्यू में कमी आने को। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है बैड डेट्स, द अमाउंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, वो कैश जो आपके पास आना है। डेट owned by customers that is deemed completely uncollectible because the debtor is unable or unwilling to pay। बैड डेट उसको कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कस्टमर ने आपसे कुछ ख़रीदा है और वो कस्टमर जो है वो किसी भी हालत में बिल्कुल भी विलिंग नहीं है उसकी प्राइस पे करने को, तो वो बैड डेट्स में आता है। या दूसरी सूरत में ये भी हो सकता है कि एक कस्टमर जिसने अभी कर्ज़ चुकाना है, अगर वो बैंकक्रप्ट हो गया है तो बिज़नेस क्या करेगा, जितना भी अकाउंट रिसीवेबल होगा उसके नाम पर उसको अपने पास एक्सपेंस के तौर पर लिख देगा, क्योंकि वहाँ पर अब कस्टमर बैंकक्रप्सी की वजह से वो पे नहीं कर सकता, तो वो बैड डेट्स में आएगा। उसके बाद है सॉल्वेंट, दी हेल्दी फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अ बिजनेस वेयर इट्स टोटल एसेट्स एक्सीड्स इट्स टोटल लाइबिलिटीज़ इंडिकेटिंग इट कैन मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। यहाँ पर बिज़नेस क्या है, अपनी हेल्दी फाइनेंशियल स्टेट में है, जहाँ पर उसके जो एसेट्स हैं वो एक्सीड कर गए हैं, बढ़ गए हैं उसकी लाइबिलिटीज़ से, उसके जो अकाउंट पेएबल्स हैं उससे एसेट्स बढ़ गए हैं, तो उसे क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। एक फर्म है जिसके पास टोटल एसेट्स की जो वैल्यू है $150,000 है और उसने जो डेट पे करना है टोटल वो $50,000 है, तो वो कंपनी क्या है, हाईली सॉल्वेंट है, क्योंकि उसके जो टोटल एसेट्स हैं वो एक्सीड कर रहे हैं उसकी टोटल लाइबिलिटीज़ से। और इनसॉल्वेंट का क्या मतलब है, अ स्टेट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वेयर अ बिजनेस liabilities exceeds its assets or where it cannot meet its manufacturing financial obligations as they fall due। ये बिल्कुल ऑपोजिट है सॉल्वेंट का।
नेक्स्ट जर्नल है द बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री वेयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली बाय डेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बिफोर बीइंग इट्स प्रोसेस्ड फर्दर। जर्नल क्या है? बिजनेस की जो डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको डेली बेसिस पर अक्कर होती ही अपने पास नोट डाउन करते हैं, उसको जर्नल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिज़नेस है, उसने आज के दिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है, रेंट पे किया है, ऑफिस सप्लाईज में से कुछ ख़रीदा है, तो ये सारी चीज़ें डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें नोट होती जाएंगी और उसे जर्नल कहेंगे। डेली की जो एंट्रीज़ होती हैं जो जैसे ही अक्कर हों उनको नोट डाउन किया जाता है, ये फाइनल एंट्री नहीं होती। जर्नल के बाद फिर लेजर आता है, द प्रिंसिपल बुक ऑफ फाइनल एंट्री कंटेनिंग अ कलेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल अकाउंट्स। सो यहाँ पर जो भी एंट्रीज़ होती हैं उनका इंडिविजुअल अकाउंट होता है और उसके अंडर आप उनको मेंशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आज के दिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया था, लेजर में इलेक्ट्रिसिटी का अलग से एक सेक्शन बना होगा जिसमें जाकर जो आज की डेट को इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है उसको वहाँ पर मेंशन कर देंगे वैल्यू के साथ। इसी तरह से हर आइटम के अलग से सेक्शन बने होते हैं लेजर में और उसी के अंडर आप उनको मेंशन करते हैं। जबकि जर्नल में डेली के जो आपके एक्सपेंसेस, एक्टिविटीज़ या जो भी एंट्रीज़ वगैरह हो रही होती हैं उनको एज़ इट इज़ आप नोट डाउन करते जाते हैं। वहाँ ना तो कोई इंडिविजुअली सेक्शंस बने होते हैं और ना ही वो फाइनल एंट्री होती है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस है, आ इंटरनल स्टेटमेंट और वर्कशीट दैट लिस्ट द बैलेंसेज ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स इनटू डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स टू टेस्ट द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। ट्रायल बैलेंस सिंपली जो है वो डबल एंट्री सिस्टम है। ये वो रिपोर्ट है जो शो की जाती है एट द एंड ऑफ द मंथ, जिसमें जो टोटल डेबिट्स होते हैं उसकी वैल्यू इक्वल होती है टोटल क्रेडिट्स के। इस डबल एंट्री सिस्टम को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। लास्ट पर बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट जो है वो किसी स्पेसिफिक टाइम पर बनाई जाती है जिसके ज़रिए ये पता चलता है कि बिज़नेस की करंट जो सिचुएशन है, जो करंट पोजीशन है वो क्या चल रही है, क्या वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। A formal financial statement that illustrates a company's financial health by detailing its assets, liabilities and equity at a specific single point in time. For example, आप साल के एंड पर बैलेंस शीट बनाते हैं अपनी कंपनी की ताकि ये पता चल सके कि इस पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। The long-term assets that have no physical existence but are rights that have value is known as intangible assets। वो लॉन्ग टर्म एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती लेकिन उनकी वैल्यू होती है, उनको क्या कहते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते या फिज़िकली उनको देख नहीं सकते, लेकिन ये बिज़नेस को लीगल राइट्स प्रोवाइड करते हैं या इंटेलेक्चुअली एडवांटेजेस देते हैं जो बिज़नेस को एक लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड तक अर्न करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी का जो ब्रांड नेम होता है या सॉफ्टवेयर का लाइसेंस बाय किया है जिसको कंपेटिटर्स जो है कॉपी नहीं कर सकते, तो ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट है उस बिज़नेस के पास। नेक्स्ट है द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड दैट इज़ 1 ईयर और लेस आर नोन एज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज होते हैं जो कि बिजनेस यूज़ कर सकता है, सेल कर सकता है एंड टर्न इनटू कैश वेरी क्विकली, जो बिज़नेस के डेली ऑपरेशंस होते हैं। करंट एसेट्स बिज़नेस को स्मूथली रन करने में हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो एक्चुअल कैश पड़ा होता है, द मनी अवेलेबल इन द बैंक अकाउंट एंड द गुड्स वेटिंग टू बी सोल्ड। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स और इंटेंजिबल एसेट्स। एक बिज़नेस ने जो भी कोई न्यू क्रिएशन की है, इन्वेंशन की है, तो उनको पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स जो हैं लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि बाकी जो कंपनीज़ हैं वो
उनके ओरिजिनल आइडियाज़ और डिज़ाइन को कॉपी ना कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, उसका एक यूनिक सीक्रेट फार्मूला है, या किसी भी फेमस ब्रांड शूज़ पर जो प्रिंटेड लोगो है, ये सारे क्या हैं, इनटेंजिबल एसेट्स हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के। नेक्स्ट है द डेट्स विच आर टू बी रीपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड, ईयर और लेस, आर नोन एज करंट लाइबिलिटीज़। द सेल्स इनकम, क्रेडिट एंड कैश ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है? दिस इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अ बिजनेस ब्रिंग्स इन बाय सेलिंग इट्स गुड्स और सर्विसेज ओवर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। एक बिज़नेस ने जो अपनी टोटल सेल्स की होती हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, उसके बदले में जो उसके पास पैसा आता है उसे क्या कहते हैं? टर्नओवर। इसमें जो इमीडिएट कैश पेमेंट्स उसको रिसीव हुई होती हैं और जो रिसीव होनी है फ्यूचर पेमेंट्स, वो दोनों इंक्लूडेड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ग्रोसरी स्टोर है, उसने सेल की हैं गुड्स वर्थ $5,000 फॉर कैश एंड $2,000 ऑन क्रेडिट इन जनवरी। इट्स टोटल टर्न ओवर फॉर दैट मंथ इज़ $7,000। यानी कि $5,000 उसको रिसीव हो गया है और $2,000 जो है उसको जनवरी में रिसीव होना है, लेकिन उसका जो टोटल टर्नओवर है वो कितना है? $7,000। उसके बाद है एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड वाउचर। वाउचर क्या होता है? दिस इज़ द फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट और रिसीप्ट दैट प्रूव्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्चुअली टुक प्लेस। ये एक एक्यूरेट प्रूफ होता है अकाउंटेंट्स के लिए जब वो ट्रांजैक्शंस का सारा रिकॉर्ड एंटर करते हैं कंपनी की ऑफिशियल फाइनेंशियल बुक में। ये एक प्रूफ होता है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अकर हुई है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ साइंड कैश रिसिप्ट, a printed store invoice or a bank deposit slip showing money transferred. Next है the account that record expenses, gains and losses is nominal account. वो अकाउंट जो एक्सपेंसेस को, गेंस को, लॉसेस को रिकॉर्ड करता है उसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। These are temporary accounts used to track business financial activities related to daily costs and earnings. डेली के जो एक्सपेंसेस इनकर हो रहे होते हैं, डेली के जो प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस वगैरह हैं, वो सारे नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं और हर फिस्कल ईयर पर इस नॉमिनल अकाउंट को टेम्परेरीली क्लोज किया जाता है ताकि ये डिटरमाइन किया जा सके कि आइदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। नॉमिनल अकाउंट्स में कौन से अकाउंट आ जाते हैं? दी सैलरी अकाउंट यूज टू रिकॉर्ड मंथली स्टाफ पेमेंट्स और द रेंट एक्सपेंस अकाउंट यूज फॉर ऑफिस बिल्डिंग पेमेंट्स। नेक्स्ट है रियल अकाउंट रिकॉर्ड्स डीलिंग्स इन कमोडिटीज़। रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं? दीज आर परमानेंट अकाउंट्स यूज टू ट्रैक फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एसेट्स और पोजेशंस ओन्ड बाय अ बिजनेस। रियल अकाउंट्स जो है वो टेम्पररी अकाउंट्स की तरह नहीं होते, बल्कि एक फिजिकल ईयर जब मुकम्मल होता है तो नेक्स्ट के लिए इनको साथ में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। दी मशीनरी अकाउंट ट्रैकिंग फैक्ट्री इक्विपमेंट और द लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट ट्रैकिंग कंपनी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इन जर्नल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन सेम डे। दिस रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ क्रोनोलॉजिकल बुक कीपिंग वेयर फाइनेंशियल इवेंट्स आर रिटन डाउन इन प्राइमरी रिकॉर्ड बुक इमीडिएटली एज दे हैपन। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन अकर होती है, बिज़नेस ने कोई परचेज़ की है, कोई रॉ मटेरियल परचेज़ किया है या बिज़नेस ने कोई गुड्स वगैरह कोई स्टॉक सेल किया है, बिज़नेस ने रेंट पे किया है, बिल पे किया है, तो डेली बेसिस पर जो भी ट्रांजैक्शंस अकर हो रही होती हैं उनको उसी टाइम पर रिकॉर्ड किया जाता है। दिस इंश्योर्स नो ट्रांजैक्शन इज़ फॉरगॉटन और इनकरेक्टली रिमेंबर्ड लेटर। फॉर एग्जांपल, एक बिज़नेस है, उसने फर्नीचर परचेज़ किया है ऑन द मॉर्निंग ऑफ 18 मई, तो अकाउंटेंट जो है वो उसको जर्नल बुक में 18 मई को ही एंटर करेगा, नेक्स्ट डे पर उसको नहीं छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज आर द टाइप्स ऑफ जर्नल: परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल एंड कैश जर्नल। ये जर्नल की बेसिकली स्पेशलाइज्ड सब बुक्स हैं और इनको यूज़ किया जाता है टू ग्रुप एंड रिकॉर्ड स्पेसिफिक हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस ऑफ द एग्जैक्ट सेम नेचर। एक तरह की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको उसी जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, परचेजेस के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग और कैश के लिए अलग।
ताकि जो कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसको हाईली ऑर्गेनाइज रखा जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिज़नेस है, वो यूज़ करता है सेल्स जर्नल को ताकि रिकॉर्ड कर सके क्रेडिट सेल्स टू कस्टमर, और यूज़ करता है कैश जर्नल को ताकि वो हर सिंगल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सके जिसके लिए उसने कैश को रिसीव किया है या उसने परचेज़ किया है तो कैश उसके हाथ से जा रहा है, तो वो सारी ट्रांजैक्शन उस कैश जर्नल में रिकॉर्ड करे। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज़ कॉल्ड पोस्टिंग। ठीक है, एक बिज़नेस जो है वो डेली पहले जर्नल में डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं, डेली की जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और जर्नल के बाद फिर फाइनल एंट्री कहाँ पर होती है, लेजर में होती है। और जर्नल से जब ट्रांजैक्शंस को लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोस्टिंग। This is the step in accounting where financial entries are transferred from the daily diary of transactions journal into their specific individual category accounts ledger. This helps organize raw data so that a business can see the exact balance of any specific account at a glance. अब जर्नल में तो किस तरह से में रिकॉर्ड की जाएंगी एंट्रीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आज 19 मई है, आज बिज़नेस ने स्टार्ट में कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है तो उसको लिख दिया जाएगा। इस तरह से 1 लिखकर इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल पे किया है वो लिख दिया जाएगा। सेकंड नंबर पर बिज़नेस ने कोई रेंट पे किया है तो रेंट का लिखकर तो उसका बैलेंस लिख दिया जाएगा। थर्ड नंबर पर एम्प्लॉयज़ को वेजेस वगैरह प्रोवाइड की हैं सो उनको लिख दिया जाएगा। कोई सेपरेट अकाउंट नहीं है इनका, ना ही प्रॉपरली ये ऑर्गेनाइज्ड डाटा है, बस डेली की जो भी एंट्रीज़ हो रही हैं उनको एज इट इज़ जर्नल में रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि जब इनको लेजर में कन्वर्ट किया जाएगा, लेजर में पोस्ट किया जाएगा, तो वहाँ पर क्या करेंगे कि हर कैटेगरी का सेपरेट अकाउंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रेंट का सेपरेट अकाउंट होगा, जो सेल्स हैं सेपरेट अकाउंट होगा उनका, जो परचेजेस हैं उनका सेपरेट अकाउंट होगा, वेजेस वगैरह का सेपरेट अकाउंट होगा। तो वहाँ पर आज की जो डिफरेंट एंट्रीज़ हुई हैं उनको सेपरेट कैटेगरीज़ में वैल्यूज़ के साथ फिर लिखा जाएगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज़ अ स्टेटमेंट दैट शोज़ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी एट एनी गिवन टाइम। तो वो बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है कि क्या ये कंपनी इस स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के बाद, फॉर एग्जांपल 1 साल बाद, जो भी डेट बिज़नेस ने स्पेसिफाई की होती है जिस पर ये चेक किया जाता है कि आया बिज़नेस जो है वो लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है। This is the formal financial snapshot that reveals exactly what a business owns, what it owes, and the owner's remaining stake on a specific date. It acts like a financial healthy checkup showing the actual strength of a business. बैलेंस शीट से पता चलता है कि बिज़नेस के पास एसेट्स कितने हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, ओनर्स इक्विटी कितनी है, और एट द एंड बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। दिस फाइनेंशियल रिपोर्ट टैलीज up all the total earnings generated and all the operational costs paid out over a set time frame such as a month or a year. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स जो है ये जो टोटल अर्निंग्स होती हैं उनके बारे में बताते हैं। अब ये बिज़नेस पर डिपेंड करता है कि वो एक मंथ के टाइम पीरियड के बाद उसको चेक करते हैं, क्वार्टरली या ईयरली। फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस है, एक रिटेल शॉप है, मंथ के एंड पर उसने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। अब उस रिटेल शॉप ने एट द एंड ऑफ द मंथ अर्न किया $10,000 सेल्स में से, और उस $10,000 में से उसने स्पेंड कर दिया $4,000 इन्वेंट्री पे और $2,000 रेंट पे। तो नेट प्रॉफिट उसके पास कितना बचा, $4,000। नेक्स्ट है बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। बैलेंस शीट जो है बिज़नेस की कंप्लीट वर्थ को 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स में डिवाइड करती है। थिंग्स ऑफ वैल्यू ओन्ड जो एसेट्स होते हैं, डेट्स ओन टू आउटसाइडर जो बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ हैं, एंड दी लेफ्ट ओवर वैल्यू बिलोंगिंग टू दी ओनर्स कैपिटल।
ये कंपोनेंट्स जो हैं वो हमेशा परफेक्टली बैलेंस्ड रहते हैं। किस तरह से? एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। इस तरह से ये सेम रहते हैं और इस इक्वेशन को कहते क्या हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ बैलेंस शीट लिस्टिंग अ कंपनी डिलीवरी वैन वर्थ $15,000 जो कि एसेट है। अब उस 15,000 में से बैंक से जो लोन लिया है वो $5,000 है और वो बिज़नेस की लायबिलिटी है, और $10,000 जो ऑनर की इक्विटी है, ऑनर ने खुद शेयर जो है उसमें अपना इंक्लूड किया है, चाहे अपनी पर्सनल सेविंग से किया हो, जैसे भी किया हो, वो $10,000 है, तो वो कैपिटल है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड एनुअली। बैलेंस शीट्स को एनुअली प्रिपेयर किया जाता है, इनको 1 मंथ, 2, 3 या 4 मंथ बाद प्रिपेयर नहीं किया जाता। वाइल कंपनीज कैन ड्राफ्ट दीज रिपोर्ट्स वेन एवर नीडेड फॉर मैनेजमेंट, ऑफिशियल बैलेंस शीट्स आर फॉर्मली फाइनलाइज्ड एट द क्लोज ऑफ एवरी 12 month financial year. For example, a corporate entity closing its financial books and generating its definite audited financial health statement every year on June 30th और December 31st। अगर 30th जून को स्टार्ट लिया है तो नेक्स्ट ईयर 30th जून को ही उनका एक फिजिकल ईयर कंप्लीट हो रहा है। सो उसी टाइम पर वो बैलेंस शीट को प्रेजेंट करेंगे। The ratios that refers to the ability of a firm to meet the short-term obligations out of its short-term resources. Liquidity ratio. Liquidity ratio का मतलब है कि एक कंपनी के पास एट द टाइम, एट द हैंड कितना कैश मौजूद है जिससे वो ऑन द स्पॉट जो बिज़नेस के एक्सपेंसेस वगैरह हैं, जो उसकी लाइबिलिटीज़ वगैरह हैं, उनको पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है द मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली द एसेट्स resources are employed by the firm is called activity ratio. These metrics evaluate how effectively and quickly a business converts its various operational resources like inventory or equipment into actual sales revenue or cash inflows. It shows whether management is letting assets sit idle. बिज़नेस के पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उनको कितना इफ़ेक्टिवली वो उनको यूटिलाइज़ करता है और उससे प्रॉफिट कमा सकता है, बजाय इसके कि उसके पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो ऐसे ही आइडल पड़ी रहें, फजूल में पड़ी रहें और वो उनसे कोई काम ही ना ले सके। फॉर एग्जांपल, एन अकाउंटिंग मैट्रिक शोइंग दैट अ क्लोथिंग स्टोर सक्सेसफुली सेल्स आउट, यानी कि जितने क्लोथ्स उसके पास पड़े हैं वो उनको सेल कर देता है और रिप्लेस कर देता है नए स्टॉक से 8 times ओवर अ कोर्स ऑफ द ईयर। द फॉलोइंग आर द करंट लाइबिलिटी और लाइबिलिटीज़, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनको 1 साल के अंदर अंदर या इससे भी कम अरसे में बिज़नेस को लाजमी तौर पर पे करना होता है। तो बिल्स पेएबल ये भी करंट लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये सारी करंट लाइबिलिटीज़ है। फॉर एग्जांपल, अ बिजनेस ओइंग $1,000 अ वेंडर वाया अ फॉर्मल रिटन नोट having $300 in unpaid worker salaries for the week and using a temporary bank line to spend more money than is in their checking account। तो ये सारे क्या हैं? एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हैं और ये करंट लाइबिलिटीज़ है। नेक्स्ट है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जो कंपेयर करते हैं टोटल short term resources directly against total short term debts by dividing the two amounts। इससे पता चलता है किसी भी कंपनी या बिजनेस के एट अ टाइम पर करंट जो एसेट्स हैं वो ज़्यादा हैं या लाइबिलिटीज़ एक्सीड कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, एक रिटेल कंपनी है, उसके पास $100,000 इन कैश और इन्वेंट्री है जो कि उसके करंट एसेट्स हैं एंड ओज $50,000 इन इमीडिएट बिल्स करंट लाइबिलिटीज़। तो उसकी जो करंट रेशो है इस कैलकुलेटेड एज, इस कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा हैं, एसेट्स जो हैं वो एक्सीड कर रहे हैं लाइबिलिटीज़ से। नेक्स्ट है लिक्विड और क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस। दिस फार्मूला कैलकुलेट्स द अल्ट्रा फास्ट कैश रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस by taking short term
assets and subtracting inventory items that are slow or difficult to sell off instantly। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है इमीडिएटली एमरजेंसी की सूरत में एट दी हैंड जो है वो कितना कैश है जिसको स्पेंड किया जा सकता है, या वो स्टॉक या वो इन्वेंट्री जिसको इमीडिएटली कन्वर्ट किया जा सकता है, जल्दी जो कन्वर्ट हो सकती है कैश में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्कशॉप है जो होल्ड करती है $10,000 इन टोटल करंट एसेट्स। अब इस 10,000 में सारा कुछ आ जाता है, इसमें रॉ मटेरियल भी आ जाता है और जो हाफ फिनिश्ड गुड्स हैं वो भी आ जाती हैं। तो टोटल उसके पास $10,000 है, जिसमें से $3,000 रॉ वुड मटेरियल है और $1,000 जो है वो हाफ फिनिश्ड फर्नीचर है। तो उसके पास क्विक एसिड की अमाउंट कितनी है? $6,000, जो किसी भी एमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि जो रॉ वुड मटेरियल है और हाफ फिनिश फर्नीचर है उसको एमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है लोअर द डेट इक्विटी रेशो, हायर द प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स। दिस प्रिंसिपल मीन्स दैट व्हेन अ बिजनेस बोरोज वेरी लिटिल मनी compared to what the owners themselves have invested, business is financially safer। बिज़नेस के ओनर ने जो कर्ज़ लिया है वो बहुत छोटी अमाउंट में है उसके मुकाबले में कि जितना उस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया गया है, तो फाइनेंशियली वो बिज़नेस वहाँ पर सेफ़ है। क्योंकि अगर उस कंपनी को कोई हार्ड टाइम फेस करना पड़ा तो उसके पास अपना पैसा ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो उसने लोन लिया है या कर्ज़ वगैरह लिया है बैंकक्रप्सी की बजाय उस लोन को इजीली वापस कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शॉप ओनर है, उसने इन्वेस्ट किया है $90,000 अपनी सेविंग में से और बोरो किया है सिर्फ $10,000 फ्रॉम अ बैंक। द बैंक फील्स वेरी सेफ बिकॉज द ओनर कैरीज ऑलमोस्ट ऑल द फाइनेंशियल रिस्क। क्योंकि यहाँ पर उसने $90,000 अपनी सेविंग्स में से इन्वेस्ट किया है और सिर्फ $10,000 बैंक से लोन लिया है, तो ये काफ़ी छोटी अमाउंट है उसके मुकाबले में जो उसने खुद इन्वेस्ट किया है। तो इसको वापस करना किसी भी इमरजेंसी की सूरत में उसके लिए आसान होगा। अ हायर इन्वेंट्री रेशो इंडिकेट्स बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड क्विकर टर्नओवर। इसका मतलब ये है कि एक बिज़नेस इस चीज़ में बहुत सक्सेसफुल जा रहा है कि उसके पास जो भी स्टॉक या इन्वेंट्री पड़ी होती है वो उसको जल्दी और इजीली सेल कर सकता है, बजाय इसके कि वो वेयर हाउस में पड़ा रहे। और उस बिज़नेस की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है क्योंकि इमीडिएटली उसकी गुड्स सेल हो जाती हैं, तो जो स्टोरेज कॉस्ट है वो भी बहुत कम रहती है और जो डैमेज होने का रिस्क है वो भी ना होने के बराबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोबाइल शॉप है, जितने भी उनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो लेकर आते हैं, 1 या 2 महीने में जो भी उनके पास स्टॉक होता है वो उस सारे को सेल कर देते हैं और उसकी जगह पर नया स्टॉक ले आते हैं। तो पुराना स्टॉक उनके पास ख़त्म हो जाता है और ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर उस मोबाइल शॉप की इन्वेंट्री जो रेशो है वो हायर है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो, ROI is equal to net profit divided by total assets multiplied by 100. This formula calculates the percentage of a profit a business generates from every dollar it had invested in its assets. हर सिंगल डॉलर जो बिज़नेस ने इन्वेस्ट किया है अपने एसेट्स में, उसने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है उस बिज़नेस के लिए, उसको कैलकुलेट किया जाता है इस फार्मूला के थ्रू। It serves as a universal benchmark to see how hard the company's machinery, buildings and cash are working to create actual earnings. For example, if a delivery company owns vans and equipment worth $100,000 जो कि इसका टोटल एसेट है and makes a clear profit of $15,000 जो कि उसका नेट प्रॉफिट है at the end of the year, its return on investment is calculated as 15%. Next है a low return on investment ratio indicates improper utilization of resources and over investment in assets. This warning sign shows that a business has spent way too much money buying expensive equipment, building or stock that are not actually helping to generate good profits. जब लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आती है तो इसका मतलब ये है कि या तो बिज़नेस प्रॉपरली जो उसके पास रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा, या उसने कुछ एक्स्ट्रा ही इन्वेस्ट कर दिया है अपने एसेट्स पर, बहुत ही एक्सपेंसिव मशीनरी बाय कर ली है
बिल्डिंग और स्टॉक वगैरह जो एक्चुअली उसको हेल्प नहीं कर पा रहा प्रॉफिट को जनरेट करने में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो पुअर है। फॉर एग्जांपल, अ स्मॉल बेकरी बाइंग 5 कमर्शियल ovens but only baking enough bread to fill one oven every day is wasting its money on idle machinery leading to terrible return on investment। यानी कि उसने 5 कमर्शियल ओवन्स बाय किए हैं लेकिन एक्चुअल में यूज़ वो सिर्फ एक ही को कर पा रहे हैं और बाकी जो है ऐसे ही आइडल पड़े हैं, फारिग पड़े हैं। तो वो सारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो ज़ाया गई है। नेक्स्ट है, सेल्स एक्सपेंडिचर बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एस्टिमेटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ advertisement, market analysis and salesman's salary. This is a detailed financial plan that projects all the specific costs a business will have to pay out in order to promote niche and successfully sell its products to consumers। ठीक है, सेल्स एक्सपेंडिचर बजट में क्या क्या आ जाता है। एक बिज़नेस ने जो भी गुड्स वगैरह प्रोड्यूस किए हैं सो कस्टमर्स तक उनके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए क्या करना होगा, एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, उनको प्रमोट करना होगा ताकि वो सक्सेसफुली उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकें। तो इस पर जितनी भी कॉस्ट वगैरह आएगी एडवर्टाइजमेंट पर, मार्केट के एनालिसिस पे और सेल्समैन की सैलरी पर, वो सारे सेल्स एक्सपेंडिचर बजट में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी ने जो $5,000 सोशल मीडिया एड्स के लिए एलोकेट किया है, $2,000 फॉर कस्टमर सर्विस और $20,000 जो उसने एक टीम हायर की है, सेल्स टीम, तो ये उसकी पे होगी। ये तमाम चीज़ें सेल्स एक्सपेंडिचर बजट में आ जाएंगी। बजटिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इन फॉलोइंग केसेस। फॉलोइंग केसेस में बजट को अप्लाई करना डिफ़िकल्ट होता है। प्रोडक्ट्स subjected to rapid changes, job order manufacturing and uncertain market condition. Financial planning becomes highly unreliable when a business operates in a chaotic environment where customer tastes change overnight or where every single product is custom made from scratch, making future costs impossible to guess. बजटिंग को वहाँ पर अप्लाई करना डिफ़िकल्ट होता है जहाँ पर प्रोडक्ट में ओवरनाइट चेंजेस आती हैं या उस सूरत में जब कस्टमर अपने हिसाब से प्रोडक्ट को जो है वो ऑर्डर करते हैं और आपको कस्टम मेड प्रोडक्ट बनाना पड़ता है स्क्रैच से। तो वहाँ पर आपको ये नहीं अंदाज़ा होता एग्जैक्टली कि अगली दफ़ा जब कस्टमर आएगा प्रोडक्ट में क्या चेंजेस करनी होंगी और उन पर टोटल जो है वो कितना बजट आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फ़ैशन डिज़ाइनर है, उसने कस्टम वेडिंग ड्रेसेस बनाने होते हैं। तो ऑब्वियसली हर कस्टमर जो है वो अपनी पसंद के हिसाब से कोई ना कोई एडिशन उसमें करवाएगा। तो जब हर चीज़ एक इंडिविजुअल कस्टमर के हिसाब से होगी, उसकी पसंद नापसंद के हिसाब से होगी, तो उसके बारे में बजट को पहले से प्लान करना ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर बजटिंग डिफ़िकल्ट होगी। उसके मुकाबले में एक फैक्ट्री है जिसने सिंपल टी शर्ट्स बनानी होती हैं, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है बजटिंग करना, क्योंकि उसने हर दफ़ा एक ही काम करना है, उसमें कोई रैपिड चेंजेस नहीं आ रही या कोई अनसर्टेन एनवायरनमेंट नहीं है वहाँ पर। नेक्स्ट है अ बजट। अ मास्टर बजट कंसिस्ट ऑफ सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट एंड मटेरियल बजट। दिस इज़ द अल्टीमेट all-inclusive financial blueprint of a company that glues together the individual plans of every single department। मास्टर बजट जो है वो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होता है कंपनी का, जो सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट का नहीं होता बल्कि हर सिंगल डिपार्टमेंट जिनमें सेल है, प्रोडक्शन है, मटेरियल है, उन सब के प्लान्स को इसमें मेंशन किया जाता है। इट इंश्योर्स द सेलिंग गोल्स, मैन्युफैक्चरिंग टारगेट्स एंड रॉ मटेरियल परचेजेस ऑल मैच अप परफेक्टली। ठीक है, मास्टर बजट के अकॉर्डिंग जो रॉ मटेरियल परचेज़ किया जाता है, फिर उससे जो प्रोडक्शन होगी और उसके बाद जो सेल्स होंगी, ये तीनों आपस में अलाइंड होंगी और एक के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा। स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें मास्टर बजट में इंक्लूड की जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका मेन ब्लूप्रिंट है कि उसने इतने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मंथ में 1000 शूज़ सेल करने हैं। अब उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली जो 1000 शूज़ हैं उनकी प्रोडक्शन करनी होगी। अब उस प्रोडक्शन के लिए उसको
जो मटेरियल है वो बाय करना होगा, लेदर बाय करना होगा। तो ये सारी चीज़ें मास्टर बजट में इंक्लूडेड होंगी, जो किस में आती हैं, मटेरियल बजट में, प्रोडक्शन में और सेल्स में। ये तीनों इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इनको एक तो साथ लेकर चलना होगा, तभी पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। दूसरा ये मास्टर बजट में, और दूसरा मास्टर बजट में इन सब का होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है द अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग क्वांटिफाइबल इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस में सिर्फ वही चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। बाकी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अकाउंटेंट्स ओनली राइट डाउन बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली इन एक्चुअल मॉनेटरी टर्म्स। Important company events that cannot be assigned a clear dollar value are completely excluded from the financial ledger books. For example, buying a new office computer for $800 is written down instantly. एक कंपनी ने $800 का कंप्यूटर बाय किया है न्यू ऑफिस के लिए, तो उसको उसी टाइम पर मेंशन किया जाएगा लेजर बुक्स में। लेकिन जो न्यू कंप्यूटर बाय करने की वजह से स्टाफ की जो हैप्पीनेस है, जो उनका हाई मोराल है, उसको राइट डाउन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, उसको करेंसी की टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है इन अकाउंटिंग एन इकोनॉमिक इवेंट इज़ रेफर टू एज ट्रांजैक्शन। जो भी इकोनॉमिक इवेंट हो रहा होता है जिसमें मॉनेटरी वैल्यू होती है, जहाँ पर वो अकर होगी उसे क्या कहते हैं अकाउंटिंग में, ट्रांजैक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस जो है वो ख़ुद कोई परचेज़ कर रहा है, तो उसके हाथ से भी पैसा जा रहा है, वहाँ पर भी ट्रांजैक्शन हो रही है। अगर बिज़नेस ने सेल्स की हैं और कैश उसको रिसीव हो रहा है, वहाँ पर भी ट्रांजैक्शन इनकर हो रही है। दिस इज़ एनी स्पेसिफिक मेजरेबल फाइनेंशियल एक्शन और एक्सचेंज हैपनिंग बिटवीन बिजनेस एंड एनी अदर पार्टी दैट इंस्टेंटली चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी. It serves as the starting spark for any entry in an accounting book. For example, paying $50 cash to a local fuel station to fill up the company delivery van's gas tank. एक कंपनी का जो डिलीवरी वैन है उसके गैस टैंक को फिल अप करवाने के लिए फ्यूल स्टेशन को जो आपने $50 कैश पे किया है, तो वहाँ पर भी ये क्या ट्रांजैक्शन इनकर हो रही है, इसको आप अपने पास नोट डाउन करेंगे। बिज़नेस जो बुक्स हैं उसमें नोट डाउन किया जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग, देन रिकॉर्डिंग एंड थर्ड कम्युनिकेटिंग। दिस इज़ मैंडेटरी 3-step जर्नी दैट फाइनेंशियल डाटा टेक्स। फर्स्ट, यू स्पॉट अ वैलिड फाइनेंशियल इवेंट। कोई भी जो फाइनेंशियल इवेंट हुआ है जिसको मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, उसको फाइंड आउट किया जाता है। सेकंड, आप उसको इंस्टेंटली राइट डाउन करते हैं, बाद पर नहीं छोड़ते, उसी टाइम पर उस एंट्री को आप नोट डाउन कर लेते हैं जर्नल में। एंड तो ये सेकंड स्टेप हो गया रिकॉर्डिंग का। और थर्डली आप क्या करते हैं, यू समराइज इट इनटू रिपोर्ट्स फॉर मैनेजर्स एंड ओनर्स टू रीड। आप उसको मैनेजर को या जो भी उस कंपनी का बिज़नेस का ओनर होता है उसको वो समरी प्रोवाइड करते हैं कि ये इवेंट्स इनकर हुए हैं, जो एक तरह का प्रूफ भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन अकाउंटेंट फर्स्ट चेक्स अ स्टोर रिसिप्ट टू कंफर्म अ परचेज। अकाउंटेंट क्या करेगा, सबसे पहले स्टोर की रिसिप्ट देखेगा, ये चेक करने के लिए कि क्या आया परचेज हुई भी है या नहीं। ये कौन सा प्रोसेस है, ये आइडेंटिफाइंग है। देन राइट्स इट डाउन इन द जर्नल बुक। सेकेंडली उसको क्या करेगा, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेगा। तो ये सेकंड स्टेप हो गया रिकॉर्डिंग का। एंड फाइनली इंक्लूड्स इट इन द मंथली रिपोर्ट फॉर बिजनेस ओनर टू रिव्यू। फिर अकाउंटेंट उसको मंथली रिपोर्ट में इंक्लूड कर देगा ताकि जो भी ओनर है या मैनेजर है वो उसको रिव्यू कर सके। नेक्स्ट है बुक कीपिंग मेनली कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। बुक कीपिंग का मतलब है रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। बुक कीपिंग इज़ अ रूटीन daily task of systematically writing down every single monetary transaction that a business takes. बुक कीपिंग का मतलब ये है कि डेली बेसिस पर रूटीन में सिस्टमेटिकली जो भी मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उनको नोट डाउन करते जाना। इसमें कोई चीज़ मिस नहीं करनी होती। ऐसा नहीं है कि दिन के इख्तिताम पर जाकर आप पूरे दिन की एक समरी लिख लेंगे और बता देंगे कि आज ये हुआ है इन शॉर्ट फॉर्म। बुक कीपिंग में जैसे ही
कोई ट्रांजैक्शन होगी उसको उसी टाइम पर आप अपने पास नोट डाउन करते हैं। जर्नल में डेली के जो आप एंट्रीज़ नोट डाउन कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आज बिज़नेस ने यूटिलिटी बिल पे किया है, एम्प्लॉयज़ को वेजेस वगैरह दी हैं। थर्ड नंबर पर जो परचेजेस वगैरह की थी उनकी लाइबिलिटी जो थी वो पे की है। फोर्थ नंबर पे रेंट पे किया है। तो ये सारी चीज़ें जो जर्नल में डेली बेसिस पर जो इवेंट हो रहे होते हैं ट्रांजैक्शन की फॉर्म में, उनको नोट डाउन करने को बुक कीपिंग कहते हैं। और जर्नल से बाद जो फाइनल एंट्री होती है वो कहाँ पर होती है? लेजर में। ये कुछ चीज़ें रिपीट इसलिए मैं कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएँ और जैसे ही ये पेपर में आएंगी तो आप वहाँ पर MCQs को सही से सॉल्व करके आएँ। सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। बहुत सारी चीज़ें बार बार आप जब नेक्स्ट MCQs पढ़ते हैं तो वो पिछले कंसेप्ट से निकल रही होती हैं और अगर आपने वो सही से समझा हो तो फिर आपके लिए वो आसान हो जाता है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग रेफर्स टू एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऑडिटिंग किसे कहते हैं? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एग्जामिन करना। दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल इंस्पेक्शन ऑफ अ कंपनीज फाइनलाइज्ड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड बुक्स। ऑडिटिंग जो है वो एक तरह की इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन होती है कि आया बिज़नेस जो है वो किसी फ्रॉड वगैरह में तो इन्वॉल्व नहीं है और जो भी उसने अपने बिज़नेस की रिपोर्ट्स वगैरह बनाई हुई हैं वो ठीक हैं, उसमें इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। द पर्पस इज़ टू वेरीफाई द नंबर्स आर कम्प्लीटली ऑनेस्ट, एक्यूरेट एंड फॉलो ऑफिशियल अकाउंटिंग लॉज सो दैट फ्रॉड कैन बी प्रिवेंटेड। और इसकी इंस्पेक्शन जो है वो इंटरनली नहीं बल्कि एक्सटर्नली होती है और इंडिपेंडेंट मेंबर के थ्रू होती है। फॉर एग्जांपल एक एक्सटर्नल चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो रिव्यू कर रहा है स्टोर बैंक की स्टेटमेंट्स को और इन्वेंट्री लॉग्स को, ताकि वो इन्वेस्टर्स को प्रूव कर सकें कि उस पर्टिकुलर स्टोर ने जो रिपोर्ट किया हुआ है अपना $50,000 का प्रॉफिट वो रियल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्सटर्नल यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? एक्सटर्नल यूज़र creditor of the business. These are outside individuals or institutions who do not work inside the company but need to look at its financial reports from a distance. ठीक है, ये वो इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कंपनी के अंदर काम नहीं कर रहे होते बल्कि बाहर से एज एन एक्सटर्नल व्यूअर वो बिज़नेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को रिव्यू करते हैं। They study these papers to decide if the business is safe enough to do business with or lend money to. अब वो ये काम क्यों करते हैं? ताकि वो ये डिसाइड कर सकें कि बिज़नेस जो इन्फॉर्मेशन अपने बारे में प्रोवाइड कर रहा है या जो उसने फैलाई हुई है क्या वो सही है या नहीं। इन्फॉर्मेशन अगर एक्यूरेट है तो उस बिज़नेस के साथ काम करना सेफ़ होगा, या अगर उसको लोन वगैरह देना है तो वो सेफ़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अ कमर्शियल बैंक रिव्यूइंग अ फैक्ट्रीज बैलेंस शीट टू डिसाइड वेदर इट इज़ सेफ़ टू अप्रूव अ न्यू $100,000 लोन फॉर देम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंटरनल यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटरनल यूज़र कौन होगा? मैनेजर ऑफ द बिजनेस। दीज आर इंडिविजुअल्स वर्किंग डायरेक्टली इन साइड द ऑर्गेनाइजेशन हु रन इट्स डेली ऑपरेशंस एंड मेक स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। ठीक है, ये इंडिविजुअल्स जो इंटरनल नाम से ही ज़ाहिर है जो कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर बिज़नेस का जो ओनर है वो भी हो सकता है या बिज़नेस का मैनेजर भी हो सकता है। दे नीड डिटेल्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कॉन्स्टेंटली। अब उनको ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्यों चाहिए होती हैं? ताकि वो बजट्स को प्लान कर सकें, जो अननेसेसरी कॉस्ट हैं उनको एक्सक्लूड कर सकें एंड स्टीयर द कंपनी फॉरवर्ड, और कंपनी को आगे ऑनवर्ड मूव कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिपार्टमेंट हेड है, वो चेक कर रहा है मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट टू सी इफ़ दे हैव इनफ रिमेनिंग बजट टू हायर 2 न्यू वर्कर्स। एक डिपार्टमेंट का जो हेड है उसको 2 न्यू वर्कर्स चाहिए हैं, लेकिन उसके लिए पहले वो मंथली जो एक्सपेंस रिपोर्ट है वो चेक कर रहा है ताकि उसको ये पता चल सके कि आया उनके पास इतना रिमेनिंग बजट है जिसमें वो 2 न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर भी कर सकें। नेक्स्ट है डैश इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ अकाउंटिंग साइकिल।
फर्स्ट फेज़ कौन सा है? आइडेंटिफाइंग एन इकोनॉमिक इवेंट और ट्रांजैक्शन। ऊपर हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट फेज़ आइडेंटिफाइंग का होता है, सेकंड रिकॉर्डिंग का होता है और थर्ड जो है वो कम्युनिकेशन का होता है। फर्स्ट में जो भी फाइनेंशियल इवेंट है उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं, सेकंड में आप उसको अपने पास रिकॉर्ड करते हैं और थर्ड में आप उसको कन्वे करते हैं मैनेजर को या ऑनर को रिपोर्ट की फॉर्म में। नेक्स्ट है डैश इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी हुज टोटल कैपिटल कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी शेयर्स। कंपनी, एक कंपनी क्या है? ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसके शेयर्स को डिवाइड किया जा सकता है। आपने ये बात तो सुनी होगी कि इस कंपनी में इतने शेयर हैं, उसके इतने शेयर हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में। तो कंपनी क्या है? ये एक लार्ज फॉर्मल बिजनेस स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ व्यूड बाय लॉ एज इट्स ओन इंडिपेंडेंट पर्सन completely distinct from its owners. The entire worth of a business is sliced into tiny, equal ownership pieces that can be bought or sold by the public. कोई जब किसी स्पेसिफिक कंपनी में शेयर्स बाय करते हैं तो उनके पास उतना परसेंटेज होती है ओनरशिप की। शेयर्स होने का मतलब यह है कि उतनी परसेंटेज में उनकी ओनरशिप है। For example, a massive tech enterprise owned by thousands of individual people worldwide, each holding a fraction of ownership through stock market shares. Next है an asset possesses which of the following? Future economic benefits for the business. Assets क्या प्रोवाइड करते हैं? एक बिजनेस को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। This means that any property or item owned by a business is not just a random possession. It must have the power to help the business generate cash, provide services or reduce operational costs down the road. Asset वही होगा जो बिजनेस के लिए प्रॉफिट जनरेट करे। अब कोई चीज़ जो बिजनेस के लिए प्रॉफिट जनरेट करे, कैश जनरेट करे, सर्विसेज प्रोवाइड करे या जो ऑपरेशनल कॉस्ट हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करे तो उसी को हम एसेट कहेंगे। अब कल हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि फॉर एग्जांपल एक बेकरी है, उसने 4-5 ओवन बाय किए हैं लेकिन वो यूटिलाइज सिर्फ एक ही को कर पा रहे हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो उस बेकरी के पास वो जो 5 या 4 ओवन्स हैं वो उसके एसेट के तौर पर हैं, लेकिन सिर्फ एक यूज़ हो पा रहा है और बाकी 4 जो आइडल पड़े हैं, फारिग पड़े हैं, जब वो हेल्प ही नहीं कर पा रहे प्रॉफिट को जनरेट करने में तो फिर उनको एज एन एसेट नहीं देखा जाएगा, क्योंकि एक बिज़नेस के लिए वही चीज़ एसेट होती है जो उसके लिए प्रॉफिट जनरेट करे, कैश लेकर आए, कोई सर्विस प्रोवाइड करे या ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिलीवरी वैन है ओन्ड बाय अ बेकरी, तो वो उसके लिए क्या है? एसेट है, बिकॉज इट विल स्पेंड द नेक्स्ट 5 years ट्रांसपोर्टिंग केक्स टू कस्टमर्स डायरेक्टली ब्रिंगिंग इन डेली सेल्स कैश। वो डिलीवरी वैन डेली बेसिस पर केक्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं और जाकर कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं। तो जब तक वो वैन उस बिज़नेस के पास रहेगी और डेली बेसिस पर वो उसके लिए केक्स को कस्टमर्स तक पहुंचाती रहेगी, वो क्या है? एक कंटिन्यूस एसेट है उस बिज़नेस का। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लायबिलिटीज़ आर विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑब्लिगेशंस हमारे पास लायबिलिटीज़ होती हैं। दीज आर लीगल फाइनेंशियल डेट्स और ड्यूटीज़ दैट अ बिजनेस ओज टू आउटसाइड पीपल, बैंक्स और अदर कंपनीज। ठीक है, ये लीगल फाइनेंशियल डेट्स कर्जा होता है बिज़नेस का जो उसने पे करना होता है। अब ये उसने किसी से भी लिया हो सकता है, इंडिविजुअल से, बैंक से या किसी और कंपनी से, तो उनको ऑब्लिगेशंस कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ क्लियर प्रॉमिस दैट द बिजनेस विल सेक्रीफाइस इट्स कैश और रिसोर्सेज टू सेटल द क्लेम इन फ्यूचर। ये पहले से एक एग्रीमेंट होता है कि इतने टाइम के बाद या तो वो जो रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर पेमेंट है वो वापस की जाएगी या उसके बदले में इतने जो भी रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक होलसेल शॉप है जो बाय कर रहे हैं $5,000 वर्थ ऑफ क्लोथिंग इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट पर उन्होंने लिया है, क्रिएटिंग अ लीगल ड्यूटी टू पे मनी बैक टू द सप्लायर नेक्स्ट मंथ। $5,000 के क्लोथिंग इन्वेंट्री ली है क्रेडिट पर और ये एग्रीमेंट साइन किया है कि ये पेमेंट वो उसको नेक्स्ट मंथ कर देंगे। तो उस होल सेल शॉप की ये $500 क्या है? ऑब्लिगेशन है जो उसने नेक्स्ट मंथ में पे करनी है। नेक्स्ट है डैश
is the gross inflow of economic benefits. Is the gross inflow of economic benefits. This is the absolute total increase in economic value that comes into a business during a specific period through its normal activities. एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बिजनेस के जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में जो इंक्रीज़ आता है, जिसकी वजह से ओनर की जो इक्विटी है वो बूस्ट करती है, उसे कहते हैं इनकम। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अकाउंटिंग की एकेडमी है जिसको कंबाइन में इकट्ठा $12,000 रिसीव हुआ है, किसके लिए? स्टूडेंट्स की ट्यूशन फ़ी के लिए एंड कंसल्टेंसी अर्निंग्स ओवर कोर्स ऑफ अ सिंगल सेमेस्टर के लिए उनको ये रिसीव हुआ है। तो ये उस अकाउंटिंग एकेडमी के लिए क्या है? इनकम है, इनकम। An asset must be dashed by the business to be shown as an asset in its balance sheet. An asset must be controlled by the business. A business does not necessarily have to legally own an item for it to be counted as an asset, but it must have exclusive power to use it and direct its benefits. ठीक है, अब एक बिज़नेस के लिए सिर्फ वही चीज़ एसेट नहीं होती जिसको वो 100% लीगली ओन करता हो, बल्कि जिस भी चीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए या यूज़ करने की उसके पास पावर है, कुछ राइट्स भी अगर उसने बाय किए हुए हैं तो वो उसके लिए एसेट है और उतने पोर्शन पर उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। इफ़ द कंपनी कंट्रोल्स द रिसोर्सेज एंड कैन स्टॉप अदर्स फ्राम यूजिंग इट, इट बिलोंग्स ऑन देयर बैलेंस शीट। तो वो उसको अपने बैलेंस शीट पर एसेट के तौर पर ही काउंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है जिसने साइन किया है लॉन्ग टर्म लीज फॉर अ फैक्ट्री बिल्डिंग दैट गिव्स दम एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी फॉर 20 ईयर्स। यानी कि वो उसने हमेशा के लिए लीगली बाय नहीं कर ली, लेकिन 20 साल के लिए उसके पास ये पावर है, उसका कंट्रोल है उस प्रॉपर्टी पर। तो वो उसको बैलेंस शीट में एसेट के तौर पर ट्रीट करेंगे और अगले 20 साल तक उनका उस पर कम्प्लीटली कंट्रोल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है विच इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट ऑल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस हैव। कौन सा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो बिज़नेस के तमाम एसेट्स में होता है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। द डिफाइनिंग फीचर ऑफ एनी एसेट इज़ इट्स कैपेसिटी टू जनरेट कैश इनफ्लोज। एक बिज़नेस जिसको एसेट कंसिडर करता है उसमें क्या क्या फ़ीचर्स होंगे? वो एसेट बिज़नेस के लिए कैश जनरेट कर सकता होगा और उसमें एबिलिटी होगी बिज़नेस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और हेल्प प्रोवाइड प्रॉफिटेबल सर्विसेज इन डेज टू कम। सिर्फ उसी सूरत में उसको एसेट कंसिडर किया जाएगा। इफ़ एन आइटम हैज़ नो फ्यूचर मनी मेकिंग वैल्यू इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन एसेट। अगर फ्यूचर में उसकी कोई मनी वैल्यू ना हो और बिज़नेस को उससे कोई फ़ायदा ना हो रहा हो तो उसको एसेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आर डिलीवरी कंपनी बाइंग अ ब्रांड न्यू कार्गो ट्रक बिकॉज दे नो इट विल जनरेट इनकम by delivering packages for customers for the next 10 years। तो ये उनके लिए क्या है? एसेट है। उसके बाद है व्हाट इज़ द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिक जो अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब ये इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल और एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। सो ऑनर इक्विटी और कैपिटल एक ही चीज़ है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही चीज़ है, चाहे आप ऑनर इक्विटी लिखें या कैपिटल लिखें। दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल डबल एंट्री बुक कीपिंग शोइंग दैट एवरीथिंग अ बिजनेस ओन्स, जो कि एसेट्स हैं, मस्ट बी पेड फॉर आइदर बाय ओनर्स ओन मनी, ओनर का जो अपना पैसा होता है, कैपिटल और बोरोड मनी जो कि लायबिलिटी है, चाहे उसने किसी इंडिविजुअल से बाय किया है, बैंक से किया है या किसी कंपनी से किया है। तो ये दोनों साइड्स इक्वेशन की हमेशा इक्वल रहती हैं। जो लायबिलिटीज़ हैं और जो कैपिटल है वो दोनों ही क्या हैं? बिज़नेस के लिए एसेट्स हैं। बोथ साइड्स मस्ट ऑलवेज बैलेंस परफेक्टली। दोनों साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू स्टार्ट अ शॉप विद $10,000 ऑफ योर ओन कैश। अब ये अपने पास से जो इन्वेस्ट किया है वो क्या है? कैपिटल है या ओनर इक्विटी है एंड 5,000 बैंक लोन। अब ये बैंक से लोन लिया है $5,000, तो ये क्या है? लायबिलिटी है, कर्ज है जो वापस चुकाना है। योर बिजनेस विल हैव टोटल ऑफ $1,500 इन एसेट्स।
तो टोटल एसेट्स कितने हैं $1500। अब इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में अगर आप पुट करें तो दोनों साइड्स हमेशा इक्वल होनी चाहिए। क्या इक्वेशन है? एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। टोटल एसेट्स कितने हैं $15,000। $15,000 इज इक्वल टू लायबिलिटी कितनी है जो बैंक से लोन लिया है $5,000 प्लस कैपिटल कितना है जो ऑनर की इक्विटी है $10,000। अब दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं। इस तरफ भी टोटल 15,000 वैल्यू है और दूसरी तरफ भी आप इसको ऐड करें कैपिटल को और लायबिलिटी को तो वैल्यू बन रही है $15,000। तो इस तरह से बैलेंस में चलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लायबिलिटी? Creditors. Creditors are outside suppliers or lenders to whom a business owes money because goods or services were bought on credit. For example, एक रेस्टोरेंट है जो परचेज कर रहा है $2,000 वर्थ ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स होलसेल सप्लायर से एंड प्रोमिसिंग टू पे द इनवॉइस विद इन 30 डेज़। तो ये होलसेल जो सप्लायर है वो इस टाइम पे क्या है? क्रेडिटर है जिसको आपने $2,000 पे करने हैं और उससे आपने बदले में क्या लिया है? फ्रेश वेजिटेबल्स। क्रेडिटर्स होते कौन हैं? जिनसे आप लोन वगैरह लेते हैं, जिनसे आपने कोई भी गुड या सर्विस परचेज़ की है क्रेडिट पर और उन्हें आपने पेमेंट करनी है विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इक्विटी? इक्विटी काफ़ी दफ़ा हम पढ़ चुके हैं। ओनर्स क्लेम ऑन टोटल एसेट्स। एक ओनर का जो क्लेम होता है उसका जो कैपिटल है जो उसने खुद इन्वेस्टमेंट की है उसे ओनर इक्विटी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है? कैपिटल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी सेल की है कितने में? $100,000 में, और इसमें से फिर उसने $40,000 यूज़ किया है ताकि जो बैंक का लोन वगैरह है वो उसको क्लियर कर सके। तो जो बाकी रिमेनिंग $60,000 है वो ओनर की इक्विटी है, ओनर का कैपिटल है। आइडेंटिफाई द एसेट फ्रॉम द फॉलोइंग: कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एसेट्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ये क्योंकि MCQs उठाए गए हैं पास्ट पेपर से तो वहाँ पर जो ऑप्शंस मौजूद थे उनमें से कैश और कैश इक्विवेलेंट जो है वो एसेट है। अब आपके पास पेपर में जो ऑप्शंस आएंगे उनके हिसाब से आपने इनको सॉल्व करना होगा। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें जो एक्चुअल पेपर करेंसी है वो भी आपके पास एसेट है अलॉन्ग विद हाईली लिक्विड अल्ट्रा सेव फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स दैट कैन बी टर्न इनटू एग्जैक्ट कैश अमाउंट्स इमीडिएटली विद इन अ फ्यू डेज़। एक तो जो आपके पास फिजिकल फॉर्म में कैश पड़ा है वो आपके पास एसेट है और दूसरा वो एसेट है जो कि हाईली लिक्विड है जिसको इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है विद इन फ्यू डेज़, कुछ दिनों के अंदर ही। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी के जो बिज़नेस चेकिंग अकाउंट में जो मनी स्टोर्ड है वो आपके पास फिज़िकल फॉर्म में मौजूद नहीं है लेकिन वो हाईली लिक्विड है, इमीडिएटली उसको कन्वर्ट किया जा सकता है पेपर करेंसी में, वो भी कैश है, वो भी एसेट है। डैश इज़ द विड्रॉल ऑफ कैश एंड गुड्स बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फ्रॉम हिज और हर पर्सनल यूज़। ठीक है, बिज़नेस का जो ओनर है जब वो अपने किसी पर्सनल काम के लिए बिज़नेस से कैश निकालता है तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है ड्राइंग्स का। अब ये पैसा क्योंकि उसने बिज़नेस के किसी काम के लिए नहीं निकाला बल्कि अपने पर्सनल काम के लिए निकाला है तो उसको ड्राइंग कहेंगे। एक ग्रोसरी स्टोर ओनर है जिसने $500 लिया है फ्रॉम द शॉप्स कैश रजिस्टर टू पे देयर ओन चाइल्ड्स ट्यूशन फ़ी और टेकिंग ग्रोसरीज होम फॉर फैमिली डिनर। तो ये क्या है? ड्राइंग है। अब चाहे उस ओनर ने ये $500 का जो कैश है वो लिया है अपने चाइल्ड की फ़ी पे करने के लिए या फिर वो ग्रोसरी ही अगर वहाँ से लेकर गया है घर में तो उसकी भी तो एक मॉनेटरी वैल्यू है, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? ड्राइंग का। नेक्स्ट है नेट लॉस अकर्स व्हेन एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम। जब इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं एक्सपेंसेस तो वहाँ पर
नेट रेवेन्यू नहीं, नेट लॉस अकर होता है। दिस फाइनेंशियल फेलियर हैपन्स व्हेन द टोटल जो ऑपरेशनल कॉस्ट्स हैं, सैलरीज, रेंट एंड बिल्स paid out by a business during a specific time frame end up being larger than the total revenue earned from sales। टोटल रेवेन्यू से भी जब ज़्यादा हो जाता है, फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस को जो ऑपरेशनल कॉस्ट पड़ी है, जो एम्प्लॉयज़ को उसने सैलरीज देनी है, जो रेंट और बिल्स वगैरह पे करने हैं, इन सब को ऐड अप करके जो सारा एक्सपेंस बन रहा है वो एक्सीड कर जाता है टोटल जो रेवेन्यू उसने अर्न किया है सेल से, तो वहाँ पर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा बल्कि लॉस हो रहा है, क्योंकि जितना रेवेन्यू उसने अर्न किया है उससे ज़्यादा उसने बदले में पे करना है। वहाँ पर नेट लॉस अकर होगा। एक क्लोथिंग बुटीक है जिसने एक मंथ में $4000 अर्न किया है क्लोथ्स को सेल करके, लेकिन अब उसने पे करना है $5000 शॉप का जो रेंट है वो, और स्टाफ को वेजेस वगैरह देनी है। यहाँ पर उसको कितने का नेट लॉस हुआ है? $1000 का, क्योंकि $4000 जो उसने अर्न किया है वो उसके शॉप रेंट और स्टाफ वेजेस में चला जाएगा, और $1000 एक्स्ट्रा उसे अपने पास से इंक्लूड करना पड़ेगा। डबल एंट्री इम्प्लाइज दैट रिकॉर्डिंग 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। डबल एंट्री का मतलब ये है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं। ये कोर रूल है अकाउंटिंग का, स्टेटिंग दैट एवरी सिंगल फाइनेंशियल इवेंट हैज़ अ डुअल इफेक्ट, meaning it must be recorded in at least 2 different accounts. For example, for every debit entry made, there must be an equal and opposite credit entry. For example, when a business pays $100 cash for office stationery, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, $100 कैश बिजनेस ने पे किया है ऑफिस स्टेशनरी बाय करने के लिए। यहाँ पर कैश बिज़नेस के हाथ से जा रहा है, यानी कि वो क्रेडिट हुआ है, एंड साइमल्टेनियसली जो स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट है वो डेबिट हुआ है, क्योंकि बिज़नेस के पास स्टेशनरी आई है तो वो भी तो एसेट है। बैलेंस यहाँ पर भी इक्वल है, कैश अगर गया है हाथ से तो उसके बदले में स्टेशनरी आई है। तो ये बेसिक कोर रूल है अकाउंटिंग का कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, हर फाइनेंशियल इवेंट के डुअल इफेक्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड नॉमिनल अकाउंट, रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट एक तरह का टेम्प्रेरी अकाउंट होता है, यूज टू ट्रैक अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेली ऑपरेशनल कॉस्ट और रेवेन्यू ओवर अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक ही टाइप की जो डेली ऑपरेशनल कॉस्ट या रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है, उसको ट्रैक करने के लिए जो टेम्प्रेरी अकाउंट क्रिएट किया जाता है उसे कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब यहाँ पर रेंट एक्सपेंसेस का अकाउंट अलहदा से हो सकता है, या एग्जांपल में वेजेस एक्सपेंसेस अकाउंट आ सकता है, यूटिलिटी बिल्स अकाउंट आ सकता है, और हर फिजिकल ईयर के एंड पर इट्स बैलेंस इज़ कम्प्लीटली वाइप्ड आउट एंड रीसेट टू ज़ीरो सो द नेक्स्ट ईयर कैन स्टार्ट फ्रेश। हर फिजिकल ईयर के एंड पर उसके बैलेंस को ज़ीरो कर दिया जाता है और नेक्स्ट ईयर के लिए वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अकाउंटेंट है जो रिकॉर्ड कर रहा है $1500 मंथली पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड फॉर द ऑफिस बिल्डिंग स्पेस इनटू द कंपनीज डेजिग्नेटेड रेंट लेजर। तो वो अकाउंटेंट क्या है, हर मंथ $1500 रिकॉर्ड कर देगा जो रेंट एक्सपेंस अकाउंट है उसमें, और जब फिजिकल ईयर कंप्लीट होगा तो उनको ऐड अप करके अपने पास जो पूरे साल का एक्सपेंस पड़ा है रिव्यू के लिए नोट डाउन कर लिया जाएगा, और वो जो नॉमिनल अकाउंट है उसको टोटली वाइप आउट करके नेक्स्ट ईयर के लिए ज़ीरो से स्टार्ट किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज अ रियल अकाउंट? कैश अकाउंट। दीज अकाउंट डील्स विद टेंजिबल प्रॉपर्टीज़। जो रियल अकाउंट्स होते हैं वो टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करते हैं, फिजिकल एसेट्स के साथ, और कैश रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ कंपनी। तो नॉमिनल अकाउंट क्या है, एक तरह का टेम्प्रेरी अकाउंट है जो एक फिजिकल ईयर के बाद एंड हो जाता है और नेक्स्ट के लिए उसको ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। उसके मुकाबले में जो रियल अकाउंट है उसे एक तरह का आप परमानेंट अकाउंट कह सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकल ईयर के बाद इसको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं किया जाता, बल्कि ये फॉरवर्ड हो जाता है एज इट इज़ नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फिक्स्ड एसेट्स मौजूद होते हैं। जो टेंजिबल प्रॉपर्टी है आपके पास, जो फिज़िकल एसेट्स वगैरह हैं, या जो कैश रिसोर्सेज हैं कंपनी के पास, वो सारे इस अकाउंट में आ जाते हैं।
Because these assets hold their value over time, the account balance stays open at the end of the year and rolls over into the next. Next है capital increases if dash increases, if revenue increases. When a business sells its goods or services, it brings in fresh earnings that boost the total value of the company. Since these earnings belong entirely to the business owners, the owner's total financial stake or investment climbs higher. फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिजिटल एजेंसी है जिसने साइन किए हैं 3 न्यू क्लाइंट्स और वहाँ से उस कंपनी ने $10,000 फी रेवेन्यू जनरेट किया है, जो किसको इंक्रीज़ करेगा? ओनर की जो नेट इक्विटी है उसको इंक्रीज़ कर रहा है बाय $10,000। उसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ अ बिजनेस डिक्रीजेज इफ़ देर इज़ एन इंक्रीज़ इन ड्राइंग्स। ठीक है, बिज़नेस से अगर ड्राइंग्स होती रहेंगी तो वहाँ पर बिज़नेस का जो कैपिटल है वो डिक्रीज़ करेगा। बिज़नेस का जो ओनर है वो अगर एक्टिवली वहाँ से मनी या इन्वेंट्री लेता रहेगा उसके जो प्राइवेट पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उनको पे करने के लिए, तो वहाँ पर बिज़नेस का कैपिटल जो एसेट है वो रिड्यूस होगा और उस ओनर की जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट होती है बिज़नेस में वो भी डिक्रीज़ हो रही है। दिस एक्शन श्रिंक्स द रिमेनिंग कैश क्यूजन एंड टोटल इक्विटी ऑफ द फर्म। फॉर एग्जांपल एक रिटेल स्टोर ओनर है, उसने $2,000 कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उसमें से लिया है फॉर पर्सनल फैमिली हॉलीडे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि बिज़नेस का जो टोटल कैपिटल है वो रिड्यूस हुआ है। बिज़नेस से कोई भी बिज़नेस का ओनर है जो बिज़नेस से जो पैसा निकालता है या इन्वेंट्री लेता है, स्टॉक लेता है अपने पर्सनल काम के लिए, बिज़नेस के लिए नहीं, तो उसका रिज़ल्ट यही निकलता है कि ओनर की जो अपनी इक्विटी है वो रिड्यूस होती है, बिज़नेस का कैपिटल रिड्यूस होता है। नेट इनकम इक्वल टू रेवेन्यूज़ माइनस एक्सपेंसेस। नेट इनकम जब आपने निकालनी हो तो जो आपका टोटल रेवेन्यू आ रहा होता है उसमें से आप माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस, तो आपके पास नेट इनकम निकल आती है। जब हमने अकाउंटिंग की टर्म्स पढ़ी थी तो वहाँ पर एक ग्रॉस प्रॉफिट पड़ा था और दूसरा नेट इनकम का कॉन्सेप्ट पड़ा था। ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है उसमें से आपने अभी तक जो एक्सपेंसेस होते हैं वो माइनस नहीं किए होते, तो जब ग्रॉस प्रॉफिट में से आप एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो आपके पास नेट इनकम निकल आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑनलाइन स्टोर है जिसने प्रोडक्ट सेल्स की हैं $5,000 की, तो ये उसके पास क्या है, सेल्स रेवेन्यू आया है $5,000 का, लेकिन इस $5,000 में से अब उसने पे करना है $3,000 फॉर शिपिंग एंड वेबसाइट होस्टिंग, तो ये उसके पास क्या है, एक्सपेंस है। ये जो $5,000 उसके पास रेवेन्यू आया था इसमें से $3,000 एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो टोटल जो नेट इनकम पीछे रह जाती है वो $2,000 है। उसके बाद नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस विल डैश द एसेट्स। एक्सपेंसेस की पेमेंट हमेशा क्या करेगी, रिड्यूस करेगी एसेट को। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस विल डैश द एसेट्स विल रिड्यूस द एसेट्स। जब आप एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो एसेट है वो रिड्यूस होगा। व्हेनेवर अ बिजनेस ऑफिशियली सेटल्स एन आउटस्टैंडिंग ऑपरेशनल बिल, it typically writes a check or transfers electronic funds. Because cash leaves the business checking account, the total value of what the company owns immediately goes down. जो बिज़नेस को मंथली पे करना पड़ रहा है $4,000 ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये उसका क्या है, एक्सपेंस है। अब ये एक्सपेंस माइनस हो रहा है उसके रेवेन्यू से, तो क्या हो रहा है कि उसका एसेट जो उसका कैपिटल है वो डिक्रीज़ हो रहा है बाय $400। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ करेक्ट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपने याद रखनी है, क्या होती है, एसेट्स इज़ इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। अब इस इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑनर इक्विटी या कैपिटल। अब इस इक्वेशन को आप और किस तरह से लिख सकते हैं, ये जो फॉर्म है यहाँ पर इस MCQs में लिखी हुई ये भी ठीक है,
कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। जब लायबिलिटीज़ को आप इक्वल के दूसरी तरफ लेकर गए हैं तो वह एसेट्स में से माइनस होंगी। ये सिंपल मैथ्स का रूल है। जब आप किसी चीज़ को इक्वल की दूसरी तरफ मूव करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। सो इस तरह के एमसीक्यूज़ आपके पास आ सकते हैं जस्ट कंफ्यूज करने के लिए कि वो आपको ऑप्शन में एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी ये ना दे। इसके बदले में इस तरह से भी आपको दिया जा सकता है, ऑनर इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, तो ये भी ठीक होगा। नेक्स्ट है फ्रेश कैपिटल इंट्रोडक्शन विल इंक्रीज assets and equity when an owner decides to invest more of their own personal cash or property into the company it provides two simultaneous benefits। ठीक है, जब इन्वेस्टर जो है या जो ओनर है वो और पर्सनल कैश या प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के बारे में डिसीजन लेता है तो उसके दो बेनिफिट्स होते हैं। एक तो बिज़नेस को ज़्यादा रिसोर्सेज मिलती हैं स्पेंड करने के लिए, जिसकी वजह से इंक्रीज़ होता है ओनर का टोटल फाइनेंशियल स्टेक, और कैपिटल यानी कि एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं। एक एंटरप्रेन्योर है, उसने डिपॉजिट किए हैं $15,000 ऑफ देयर प्राइवेट सेविंग्स टू द कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट, रेजिंग द बिजनेस बैंक कैश एसेट एंड इंक्रीजिंग देयर ओनरशिप वैल्यू इक्विटी। अच्छा जी, नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल का क्या फार्मूला है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू जो करंट एसेट्स हैं माइनस करंट लायबिलिटीज़। इस फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आइदर जो एक कंपनी है वो कंफर्टेबली उसके जो अपकमिंग शॉर्ट बिल्स हैं, एक्सपेंसेस वगैरह हैं, उनको पे करने की पोजीशन में है या नहीं। क्या उसके पास इतना कैपिटल मौजूद है जिससे वो अपनी लायबिलिटीज़ को या एक्सपेंसेस वगैरह को पे कर सके। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन जर्नल इज़ डन frequently during the accounting period. Instead of waiting until the end of the month or year, accountants write down financial transactions continuously as they happen day by day. जर्नल में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस डेली की जैसे ही अकर हो रही होती हैं उनको उसी तरह से नोट डाउन करते जाते हैं और उनको मंथ के एंड पर या ईयर के एंड पर नहीं छोड़ा जाता। This keeps the record books updated in real time and prevents critical financial details फ्राम बीइंग मिस्ड, ताकि कोई भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल्स वगैरह हैं, उनको मिस ना किया जा सके। जनरल जर्नल इज़ अ बुक ऑफ डैश एंट्रीज ओरिजिनल एंट्रीज। जो जनरल जर्नल होता है ये वो बुक है दैट सर्व्स एज द इनिशियल लैंडिंग प्लेस फॉर एनी फाइनेंशियल इवेंट बिफोर इट गेट्स सॉर्टेड एनीवेयर एल्स। ये कॉन्सेप्ट अब काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है और अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट और याद हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दफ़ा अब हम इसको पढ़ चुके हैं एमसीक्यूज़ के फॉर्म में कि डेली बेसिस पर जो एंट्रीज़ हो रही होती हैं बस ऐसे ही रॉ डाटा की फॉर्म में जो भी ट्रांजैक्शंस होती जा रही हैं उनको आप नोट डाउन करते जाते हैं। जब आप जनरल जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वहाँ पर हर कैटेगरी के कोई स्पेसिफिक अकाउंट्स नहीं बने होते कि ये सेल्स का है, वेजेस का है, रेंट का है। डेली बेसिस पर जो भी एंट्रीज़ ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रही होती हैं उनको आप रॉ फॉर्म में नोट डाउन करते हैं तो वो ओरिजिनल एंट्रीज़ होती हैं, फाइनल एंट्री नहीं होती। उसके बाद आप उसको लेजर में जब पोस्ट करते हैं, जर्नल से लेजर में जब आप एंट्रीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, पोस्टिंग का। लेजर में जाकर फाइनल एंट्री होती है और वहाँ पर हर कैटेगरी के डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं। रेंट का अलहदा होगा, सेल्स का अलहदा होगा, परचेजेस का अलग से होगा, बिल्स का अलग होगा। सो इस तरह से